वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वीज़ एंड की करंट अफेयर्स, जो कि अब हमारी जून मंथ की है। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं पॉलिटी एंड गवर्नेंस के साथ। सबसे फर्स्ट टॉपिक देखेंगे सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में। ये टॉपिक न्यूज़ में क्यों है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। देन यहाँ पे जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी के बारे में यहाँ पे एक टॉपिक है, जो कि एक बेटर टॉपिक कह सकते हैं, और इसमें हम लोग जुडिशरी के एक और एंगल यहाँ पे देखने वाले हैं। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL है, इसके बारे में डिटेल में इन्फॉर्मेशन है, कुछ बैकग्राउंड और स्टैटिक इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। साथ ही हेट स्पीच, जैसा कि आपको पता है कि हेट स्पीच से रिलेटेड जो है काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ जो है हमेशा रहता है, तो इस बार भी हम लोग देखने वाले हैं। और जितने भी बातें हैं हेट स्पीच से रिलेटेड, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे कवर करने वाली हूँ। साथ ही कुछ टॉपिक यहाँ पे शॉर्ट्स में थी, जैसे इंटरनेट शटडाउन काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, और जितनी भी शॉर्ट्स में न्यूज़ है उसे भी हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट आर्टिकल के साथ, जो कि है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। रिसेंटली क्या है कि CIC के द्वारा आप देखो कि यहाँ पे देखने को मिला है कि जो पेंडेंसी है RTI का, वो यहाँ पे कम होते हुए दिखा। RTI का जो केसेस है, यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप RTI फाइल करके आप उस विभाग से इन्फॉर्मेशन जो है ले सकते हैं। तो पहले कहा जाता था कि काफ़ी पेंडेंसी रहती थी, बट अब यहाँ पे पेंडेंसी जो है डिक्रीज़ होते हुए दिख रहा है। तो चलिए देखते हैं कि क्या है। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको इस बॉडी के बारे में बताना चाहती हूँ। CIC एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, क्योंकि कई बार आपको ये क्वेश्चन दे दिया जाएगा और आपके स्टेटमेंट में रहेगा कि CIC एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, लेकिन यहाँ पे ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी कहने का ही मतलब होता है कि वैसी बॉडी जो कि एक कानून के द्वारा बनाई गई है। जब ये कानून हमारे पार्लियामेंट से पास होता है और इसके तहत अगर कोई बॉडी की गठन होती है तो उसे हम लोग स्टैट्यूटरी बॉडी कहते हैं। और ये बॉडी बनाया गया है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 के तहत। जो जुरिस्डिक्शन है इस कमीशन का, वो सारे यहाँ पे सेंट्रल पब्लिक अथॉरिटीज़ तक ये एक्सटेंड है। इसमें आप देखो यहाँ पे CIC होते हैं और 10 से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कमिश्नर नहीं होते हैं। ये सब यहाँ पे प्रेसिडेंट के द्वारा ही अपॉइंट किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे एक कमेटी फॉर्म होती है और उस कमेटी में आप देखो कि प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन होते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा के होते हैं, और एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, जो कि प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ही नॉमिनेट होकर आते हैं। तो इस कमेटी के द्वारा यहाँ पे रिकमेंडेशन दिया जाता है प्रेसिडेंट को, देन प्रेसिडेंट यहाँ पे इनको अपॉइंट करती है। ठीक है। CIC में आप देखो कि यहाँ पे जो भी लोग अगर चेयरमैन के जैसा या फिर मेंबर के जैसा यहाँ पे अपॉइंट होकर आते हैं, तो वापस से उनका जब कार्यकाल ख़त्म हो जाता है तो वो रीअपॉइंट होकर नहीं आ सकते हैं। ये स्टेटमेंट अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप लोग मार्क कर लेना। RTI एक्ट जो यहाँ पे अमेंडमेंट होकर 2019 का निकल कर आया, तो इसमें कुछ रूल्स है जिसमें ये कहा गया कि यहाँ पे जो टेन्योर है यहाँ पे कमिश्नर्स का, तो उसको यहाँ पे 3 इयर्स तक कट कर दिया गया। पहले क्या था 2005 के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप देखो कि 5 इयर्स तक इनका टेन्योर था, या फिर रिटायरमेंट एज 65, जो भी यहाँ पे पहले हो जाए कि रिटायरमेंट एज अगर 65 हो गया या फिर 5 इयर्स की टेन्योर कंप्लीट हो गई, तो वो पर्सन यहाँ पे एज ए चेयरमैन रिटायर कर जाते थे। बट अब क्या है कि अमेंडमेंट करके इनकी जो कार्यकाल है, टेन्योर है, उसको कम किया गया और अब यहाँ पे 3 इयर्स तक ही है। यहाँ पे इंश्योर किया जा रहा है कि जो इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स है वो अपने पावर को यूज़ कर सकते हैं इवन विद द सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स जो कि एडमिनिस्ट्रेशन में रहेंगे, बिना अपने जॉब को फियर में डाले हुए, यानी कि बिना डरे हुए वो काम कर सकते हैं। अब CIC का फंक्शन क्या है, जैसा कि आपको पता है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत ये बॉडी बनी है, तो ऑब्वियस है कि इनका ये तो काम होगा ही कि जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है आम जनता को, वो तो यहाँ पे किया जाएगा। इसके अलावा क्या है, कुछ पावर आप देखो सिविल कोर्ट का है, वो यहाँ पे है। और साथ ही साथ यहाँ पे क्या है कि कोई भी लोग को अगर बुलाना है, इन्फोर्स करना है, यानी कि मान लीजिए कि कोई भी राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत अगर किसी लोगों को यहाँ पे बुलाना है या किस लिए, तो ओरल और रिटन एविडेंस देने के लिए। साथ ही अगर मान लीजिए कि यहाँ पे कोई भी डॉक्यूमेंट्स का डिस्कवरी करना है या इंस्पेक्शन करना है, या फिर कोई एविडेंस यहाँ पे रिसीव करना है एफिडेविट के लिए, या फिर आप देखो कि यहाँ पे कोई भी पब्लिक रिकॉर्ड है या कॉपीज़ हैं, या फिर समन वगैरह इशू करना है किसी भी विटनेस के एग्जामिनेशन के लिए या डॉक्यूमेंट के लिए, तो ये सारा काम यहाँ पे CIC के द्वारा ही किया जाता है। और साथ ही साथ आप देखो CIC जैसा कि केस है, तो ये अगर कोई भी पर्सन से कंप्लेन वगैरह भी इनको अगर मिलता है तो वो इनको दिया जाता है, यानी कि मान लीजिए कि आम जनता अगर उनको किसी भी तरीके का यहाँ पे राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत अगर परेशानी है, तो वो जाके CIC के पास कंप्लेन भी कर सकते हैं और CIC उस कंप्लेन को इंक्वायरी भी करती है। साथ ही आप देखो कि उनको इंक्वायरी करती है जो कि यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देने से मना कर देते हैं, और साथ ही साथ अगर इन्फॉर्मेशन का एक्सेस से वो यहाँ पे मना कर देते हैं और उनको रिस्पांस भी नहीं दिया जाता। आप देखो यहाँ पे एक स्पेसिफिक टाइम लिमिट होती है, जब भी आप RTI फाइल करते हैं तो उस टाइम लिमिट के फ्रेम के विदिन ही यहाँ पे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने का रहता है। लेकिन अगर यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ऑफिसर अगर यहाँ पे नहीं प्रोवाइड करते इन्फॉर्मेशन आम जनता को, तो फिर CIC उनको इंक्वायरी भी करती है।
लेकिन आज के डेट में आप देखो कि कहीं ना कहीं कंप्लेन निकल कर आ रहा है, कुछ इश्यूज़ है, चैलेंजेस है। तो पहला क्या है कि पुअर रिकॉर्ड मैनेजमेंट है। इट मीन्स कि इनइफेक्टिव रिकॉर्ड मैनेजमेंट देखने को मिल रहा है। ऐसा सिस्टम और ऐसा प्रोसीजर है जिससे कि आप देखो कि इन्फॉर्मेशन जो कलेक्ट किया जाता है ना फील्ड ऑफिसर से, ये बहुत ही लेट हो जाता है, जिसके कारण जो भी लोग यहाँ पे RTI फाइल करते हैं उनको प्रॉपर टाइम में इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाता है। 38% जो पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर हैं वो यहाँ पे उनको देखने को मिला है कि जो उनका रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम है, इसके कारण RTI जो रिक्वेस्ट किया जाता है उसमें डिले हो रहा है। तो डिले यानी कि देर की जो यहाँ पे कंप्लेन है वो सबसे ज़्यादा है। 79% जो यहाँ पे आपके पब्लिक इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स है वो यहाँ पे बताते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन वो कलेक्ट करते हैं फील्ड ऑफिसर से, ये बहुत लेट से उनको इन्फॉर्मेशन मिलता है, जिसके कारण वो यहाँ पे आम जनता को जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं वो भी डिले हो जाता है। सेकंड यहाँ पे प्रॉब्लम है पेंडेंसी। आप देखो यहाँ पे जैसा कि कहा जाता है कि 30 डेज़ में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है, बट आप देखो कि 5 टाइम्स हायर है यहाँ पे जितना केस डिस्पोज करना है। राइट टू इन्फॉर्मेशन रूल्स है 2019 का। न्यू रूल्स में ये जो है सरकार को ये डिस्क्रिप्शन दिया गया था कि आप डिसाइड कर सकते हैं कि क्या यहाँ पे अलाउंस होगा और क्या सर्विस कंडीशन होगी। इट मीन्स कि टेन्योर कितना होगा, सैलरी कितनी होगी, तो ये सारी चीज़ें इस रूल्स के तहत जो है बताया जाएगा। वैकेंसी की अगर बात करें तो CIC जो है यहाँ पे आप देखो कि सिग्निफिकेंट पीरियड तक ये वैकेंट रहेंगे, वो भी 4 ऑफ द लास्ट 7 ईयर्स में। आज के डेट में आप देखो कि यहाँ पे वैकेंसी है। इट मीन्स कि CIC में जो फुल यहाँ पे सीट्स है वो अभी तक फुल नहीं हुआ है। अभी भी आप देखो कि लास्ट 7 ईयर्स में ऐसा है कि खाली पड़ा हुआ है सीट। साथ ही लैक ऑफ ट्रेनिंग है। यहाँ पे जो पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर्स है उनको यहाँ पे उस तरीके का ट्रेनिंग नहीं दिया जाता है, उनको उस तरीके की नॉलेज नहीं है। RTI एप्लीकेशन जो भी लोग फाइल करते हैं या फिर उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने का जो हक है उस तरीके का उनको यहाँ पे नॉलेज नहीं है। तो ये भी प्रॉब्लम हो रहा है कि लैक ऑफ प्रॉपर ट्रेनिंग के कारण भी वो यहाँ पे बेटर तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं। वे फॉरवर्ड में कहा जा रहा है कि जहाँ गड़बड़ है उसको हम लोग को ठीक करना है। इट मीन्स कि रिकॉर्ड मैनेजमेंट जो सिस्टम है वही बेटर नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पे रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम को बेटर करना है, जिससे कि डिपार्टमेंट के ऊपर जो बर्डन है वो कम हो पाएगा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने का। फिजिकल डॉक्यूमेंट्स स्टोरेज होनी चाहिए। अगर यहाँ पे ऑनलाइन नहीं प्रोवाइड कर पा रहे तो हार्ड कॉपी तो उसकी अवेलेबल होनी चाहिए ऑफिस में। साथ ही ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करना है। जितने भी यहाँ पे पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर हैं उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देनी चाहिए। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो है वो एक्सपर्ट्स के द्वारा यहाँ पे प्रोवाइड करना चाहिए, जिससे कि यहाँ पे पब्लिक जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन ऑफिसर है उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो पाएगी। अवेयरनेस की बात करूँ तो यहाँ पे कंपेनिंग वगैरह होना चाहिए, रेडियो के थ्रू, टेलीविज़न के थ्रू, प्रिंट मीडिया के थ्रू, और पब्लिकेशन भी होना चाहिए, वो भी रीजनल लैंग्वेज में। साथ ही क्विक डिस्पोजल हो। देखिए यहाँ पे जो डिले हो रहा है ना ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि आम जनता को जिस तरीके की नॉलेज चाहिए, जिस तरीके का इन्फॉर्मेशन चाहिए वो यहाँ पे 30 डेज़ में मिल रहा है। लेकिन 30 डेज़ भी आप सोचो कि 1 महीने वेट करने पड़ते हैं, तो क्यों ना उससे पहले ही प्रोवाइड किया जाना चाहिए। और 1 महीने में तो कम से कम प्रोवाइड करो, 3-4 महीने थोड़ी कोई वेट करेगा। तो इसलिए यहाँ पे क्विक डिस्पोजल का काम यहाँ पे होना चाहिए। तो ये सारी बातें यहाँ पे बताई जा रही है। अब देखते हैं कि जो CIC का यहाँ पे फंक्शन है उसको इम्प्रूव करने के लिए और क्या क्या इनिशिएटिव लिया गया है। सबसे पहले आप देखो कि सारी चीज़ें अगर डिजिटाइजेशन में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, डिजिटाइज़ हो रही है, तो क्यों ना इनका काम को भी डिजिटाइज़ किया जाए। तो कुछ ऑनलाइन पोर्टल्स है जो कि 24 आवर्स पोर्टल सर्विस यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था कि जो RTI है यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एप्लीकेशन जो है, अब आप लोग जहाँ पे भी बैठे हो, आपको ऑफिस जाने का ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे भी बैठे हो, घर पे हो, कहीं पे भी हो, तो वहीं पे आप फाइल कर सकते हो। साथ ही आप डे नाइट कभी भी आप फाइल कर दो, या फिर किसी हमारे देश के किसी कोने में हो या फिर बाहर भी हो तो भी आप RTI फाइल कर सकते हैं। ये सबसे पहली सुविधा है। E-गवर्नेंस है, यानी कि टेक्नोलॉजी आज की डेट में आप देख सकते हो कि मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन से यहाँ पे दिया जा रहा है। E-हियरिंग भी है, अगर कोई आपकी परेशानी है तो वो आपका ऑनलाइन ही यहाँ पे सुना जाएगा। E-नोटिफिकेशन भी आपको चला जाएगा आपके इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड। साथ ही नेशनल फेडरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन कमीशंस ऑफ इंडिया है, जो कि ये फेडरेशन 2009 में बना, और जिससे कि आप देखो कि यहाँ पे CIC और SIC है, स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन होते हैं। इनके साथ यहाँ पे कोऑर्डिनेट और म्यूचुअल कंसल्टेशन को फैसिलिटेट करने के लिए दिया गया है। RTI बिल यहाँ पे है 2019 का। तो इसमें क्या हुआ है कि RTI एक्ट जो 2005 है, इसी के कुछ प्रोविज़न को यहाँ पे अमेंडमेंट करने की बात की गई है। तो देख लेते हैं RTI एक्ट जो 2005 है। यहाँ पे आप देखो ये 1986 में RTI लॉ स्टार्ट हुआ था, वो भी यहाँ पे मिस्टर कुलवल वर्सेस जयपुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन केस है, उसके बाद ये निकल कर आए, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन जो है वो आर्टिकल 19 के तहत ही प्रोवाइड किया जाता है, और ये भी RTI के थ्रू। ठीक है, यहाँ पे जो फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट था 2002, इसको ये रिप्लेस किया है। और RTI एक्ट की बात करें तो यहाँ पे सिटीजन को एम्पावर किया जाता है, ट्रांसपेरेंसी प्रमोट की जाती है, और साथ ही साथ अकाउंटेबिलिटी भी होता है पब्लिक अथॉरिटीज़ के काम को लेकर।
अगर हम लोग RTI एक्ट 2005 के तहत देखें तो जो सैलरी थी यहाँ पे CIC और IC की सेंट्रल लेवल पे, ये इक्विवेलेंट है जितनी सैलरी यहाँ पे चीफ इलेक्शन कमीशन को प्रोवाइड किया गया है और इलेक्शन कमीशन को, यानी कि CIC को जितना यहाँ पे सैलरी मिलता था वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मिलता था, और जो इन्फॉर्मेशन कमिश्नर को मिलता था वो यहाँ पे इलेक्शन कमिश्नर को मिलता था, ठीक है। लेकिन RTI बिल जो 2019 ला रहा है उसमें ये प्रोविजंस को हटा दिया गया है और यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर दिया जा रहा है कि अब यहाँ पे जो सैलरी वगैरह मिलेगा CIC और IC को, वो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिसाइड करेंगे। ओके, सो गाइज दिस इज़ ऑल अबाउट सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन। आई होप कि आपको ये आर्टिकल समझ में आई होगी। जो भी यहाँ पे प्रॉब्लम है, इश्यूज़ है, चैलेंजेस है, फंक्शंस है, वे फॉरवर्ड है, ईच एंड एवरीथिंग हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ आते हैं, ये है जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी। देखिए, जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी कहने का मतलब ये है, अकाउंटेबिलिटी कहने का क्या मतलब होता है कि आप लोग अपना काम करते रहो, चाहे आपको कोई वॉच कर रहा हो या नहीं कर रहा हो, टाइम पे अपना काम करना और सही तरीके से करना। रिसेंटली क्या हुआ है कि उड़ीसा हाई कोर्ट जो है ये फर्स्ट हमारे देश में है जिनके द्वारा एक एनुअल रिपोर्ट यहाँ पे लाया गया और ये दिखाया गया कि स्टेट की जुडिशरी का क्या हाल है। तो जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी, इसको हम लोग कह सकते हैं कि एक तरीके का मैकेनिज़्म है जिसमें कि जज और कोर्ट को पर्सनली और इंस्टीट्यूशनली रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए अपने बिहेवियर को लेकर और साथ ही साथ अपने डिसीज़न को लेकर। तो जो भी यहाँ पे जजमेंट आपका दिया जाता है, डिलीवर किया जाता है, या फिर जो जजेस की जो जिस तरीके से बिहेवियर होती है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू द रूल्स होनी चाहिए। तो इसी को यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी कहा जा रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन आप देखो कि एक प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर यहाँ पे फॉलो करता है, यानी कि हमारे यहाँ 3 बॉडी है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तो तीनों की पावर जो है यहाँ पे आपका सेपरेट तरीके से बता दिया गया है कि तीनों में किस तरीके का और क्या क्या पावर है। तो एक बेटर तरीके से संविधान जो है चेक एंड बैलेंस बनाने के लिए 3 तरीके की यहाँ पे बॉडी है और इन तीनों का यहाँ पे पावर जो है सेपरेट कर दिया गया है। बट आप देखो कि हमारे देश में फंडामेंटल राइट्स है, इट मीन्स कि बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया हमें कुछ यहाँ पे मौलिक अधिकार दिए गए हैं, साथ ही इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। जुडिशरी को यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है कि वो इंडिपेंडेंट हो, क्योंकि आप देखो लेजिस्लेचर का काम है कानून बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम है कानून को इम्प्लीमेंट करना, और जुडिशरी का काम है यहाँ पे देखना कि जो भी कानून बनाया गया है क्या वो किसी भी तरीके से फंडामेंटल राइट्स को वायलेट तो नहीं कर रहा है, हमारे देश के लोगों को परेशान तो नहीं कर रहा, उनके अकॉर्डिंग है कि नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे जुडिशरी को इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है। आप देखो एक आर्टिकल है हमारे संविधान का जो कि 235 है, इसमें ये कहा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन को यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर कंट्रोल ऑफ हाई कोर्ट ओवर द सब ऑर्डिनेट जुडिशरी। आप देखो सबसे पहले सेंट्रल लेवल पे हमारा सुप्रीम कोर्ट है, इसके बाद हर एक स्टेट में जाओ, 28 यहाँ पे स्टेट है जिसमें कि आपको यहाँ पे हर एक स्टेट में हाई कोर्ट तो नहीं है, 25 हाई कोर्ट है, लेकिन 25 हाई कोर्ट में आप देखो कि 1-2 स्टेट को भी कवर करता है। जैसे कि आप देख सकते हो कि नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे स्टेट को यहाँ पे कवर किया जाता है, और जो लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार है, ये भी हमारे जो है स्टेट के ही किसी न किसी हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के तहत आते हैं। तो यहाँ पे जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट क्या है कि इसके तहत आप देखो कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी होते हैं, फैमिली कोर्ट भी होती है, तो बहुत तरीके के सबऑर्डिनेट कोर्ट होते हैं। तो यही चीज़ कहा जा रहा है कि हमारे आर्टिकल में यानी कि संविधान में ये कहा गया है कि हाई कोर्ट को ये पावर है कि अपने जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है उसको वो कंट्रोल कर सकते हैं, और साथ ही साथ प्रोविज़न भी इंडिकेट कर सकते हैं कि किस तरीके से एक इफेक्टिव मैकेनिज्म लाया जाए जिससे कि हर एक लेवल की जो यहाँ पे कोर्ट है ना वो अकाउंटेबिलिटी को मेंटेन करे। अब लेकिन यहाँ पे चलिए बात तो हम लोग अच्छी कर लिए, हमारे संविधान में भी कहा गया है, कॉन्सेप्ट भी पूरी तरीके से रखी गई है, लेकिन परेशानी कहाँ है जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी को लेकर? तो सबसे बड़ी परेशानी आपको जो जुडिशियल सिस्टम में देखने को मिलता होगा वो यहाँ पे है कॉलेजियम सिस्टम। कॉलेजियम सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कि जजेस की अपॉइंटमेंट होती है। कई सालों से इसको जो है हटाने की बात की जा रही है, रिप्लेसमेंट की बात की जा रही है, बट अब तक इस पर कोई भी काम नहीं किया गया। इवन आप देखो कि जब मोदी सरकार आई थी तो 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके यहाँ पे एनजेक यहाँ पे लाया जा रहा था, नेशनल जुडिशियल यहाँ पे आपका एनजेक था, अपॉइंटमेंट कमीशन, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, ये लाया जा रहा था 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत, जिससे रिलेटेड यूपीएससी प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पूछा गया है लगातार 2 साल। तो ये जो एनजेक है इसको सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे नल एंड वॉइड करार कर दिया, ये कहते हुए कि ये जो है हमारे जो इंडिपेंडेंट जुडिशरी है इसके प्रोविज़न को ये हर्ट कर रहा है। तो ये कहते हुए नल एंड वॉइड कर दिया, और सुप्रीम कोर्ट जो है यहाँ पे पार्लियामेंट के द्वारा पास किए हुए कानून को भी यहाँ पे नल एंड वॉइड
कह दिया और इन्होंने ये कहा कि कॉलेजियम सिस्टम ही बरकरार रहेगा। तो कॉलेजियम सिस्टम में एक ओपेक सिस्टम है जिसमें पता ही नहीं चलता है कि किस तरीके से यहाँ पे जजेस की सिलेक्शन होती है। यहाँ पे आप देखो कि जजेस के हाथ में सब पूरा पावर होता है कि वो यहाँ पे अपना किसी भी अपने मेंबर, जैसे कि आप जानते हो कि नेपोटिज्म जो कहा जाता है कि अपने जो है जान पहचान के लोगों का ही यहाँ पे नाम जो है वो प्रमोट करते हैं और रिकमेंड करते हैं प्रेसिडेंट को। तो इसलिए यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो कॉलेजियम सिस्टम है। दूसरा है कि कंडक्ट ऑफ जजेस में आप देखो कि यहाँ पे कहा जाता है कि जजेस बहुत करप्ट होते हैं, करप्शन है। इट मीन्स आप देखो कि रिटायरमेंट के बाद भी ये काम करते हैं। तो इस तरह के यहाँ के एलिगेशन लगाए जाते हैं जजेस के ऊपर, तो उनका यहाँ पे कंडक्ट भी बेटर नहीं है। इन हाउस फंक्शनिंग की अगर हम लोग बात करें तो जो जिस तरीके से जुडिशरी का काम होता है वो बहुत ही ओपैक है, यानी कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है यहाँ पे कि केसेस को कैसे एलोकेट किया जाता है, किस बेंचेस को, किस जजेस को यहाँ पे केसेस प्रोवाइड करना है, और जो यहाँ पे केसेस एलोकेट किया जाता है वो चीज़ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। बट ये भी क्लियर कट नहीं है। कई बार आप देखते हो कि जो बड़े बड़े केस होते हैं वो जूनियर जजेस को पास कर दिया जाता है, ना कि यहाँ पे सीनियर जजेस को रेफर किया जाता है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि एलोकेशन ऑफ केसेस किस बेसिस पे की जाती है, जुडिशियल अपॉइंटमेंट कैसे होती है, डिसिप्लिनरी एक्शंस कैसे लिया जाता है। तो ये सब कुछ इनफॉर्मल है और इनसफिशिएंट है। तो इसलिए अर्जेंट नीड है कि ट्रांसपेरेंसी लेकर आए, जिससे कि यहाँ पे समझ में आए कि हाँ जुडिशरी में क्या चल रहा है। इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री है। जुडिशरी आप देखो कि यहाँ पे आरटीआई के एम्बिट से बाहर रखा गया है। अभी मैं आरटीआई के बारे में बताई कि आपको कहीं से भी किसी भी विभाग से, डिपार्टमेंट से अगर इन्फॉर्मेशन लेना है तो आप आरटीआई के थ्रू ले सकते हो, बट आप लोग जुडिशरी में ये काम नहीं कर सकते। आरटीआई के थ्रू आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। साथ ही जुडिशियल ओवररीच का एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट निकल कर आता है, जो अभी मैं एनजेक कह रही थी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट। ये देखो इसको हटा दिया गया, स्क्रैप आउट कर दिया गया। तो समटाइम्स यही कहा जाता है कि यहाँ पे जुडिशरी जो है ओवररीच हो रही है। इट मीन्स की ज़रूरत से ज़्यादा अपने पर्व्यू से बाहर निकल कर वो काम कर रहे हैं। साथ ही साथ आप देखो पेंडेंसी, लैक ऑफ, यहाँ पे आप देख सकते हो अकाउंटेबिलिटी मेजर्स अगर हम लोग देखें तो पूरी कोर्ट जो हमारे देश में है, पेंडेंसी आपको पता है 4.5 करोड़ से ज़्यादा केसेस है। इट मीन्स कि सारे कोर्ट को मिलाकर, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सारे कोर्ट्स को मिलाकर अगर हम लोग पेंडेंसी ऑफ केसेस देखें तो ये मोर देन 4.5 करोड़ है। तो इसमें आप लोग समझ सकते हो कि कितनी बड़ी परेशानी है। सो दीज आर द इश्यूज़। लेकिन अब देखते हैं कि क्या क्या स्टेप्स लिया जाना चाहिए जिससे कि हम लोग अपने देश में जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी को प्रमोट कर सके। तो सबसे पहली बात है कि इन हाउस प्रोसीजर बेटर होना चाहिए। एक फॉर्मुलेशन होना चाहिए इन हाउस प्रोसीजर का कि कोई भी एलिगेशन अगर यहाँ पे लगता है किसी भी जज के ऊपर कि वो मिसबिहेव कर रहे हैं या फिर मिसकंडक्ट कर रहे हैं, तो उनके ऊपर प्रॉपर यहाँ पे इंक्वायरी होनी चाहिए। मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर 2016 है। ये आप लोग देखो कि डिस्कशन जो किया जाता है वो यहाँ पे जुडिशियल अपॉइंटमेंट में ट्रांसपेरेंसी लाने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो ये जो कॉलेजियम सिस्टम है इसको यहाँ पे रिफॉर्म कीजिए, जिससे कि पता चल सके ऑन व्हाट बेसिस जो है यहाँ पे जजेस का नेम रेफ़र किया जाता है। जुडिशियल स्टैंडर्ड एंड अकाउंटेबिलिटी बिल लाई जा रही है 2020 का। तो यहाँ पे आप देखो यहाँ पे जजेस को यहाँ पे अपनी जो एसेट वगैरह भी है कि उनके पास कितना धन है ये भी डिक्लेयर करने का ज़रूरत है। जुडिशियल स्टैंडर्ड यहाँ पे ले डाउन करना है और कुछ प्रोसीजर भी रखना है कि कैसे जजेस को रिमूव किया जाता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से। 2009 में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है यहाँ पे जो वॉलंटरी डिक्लेरेशन ऑफ एसेट यहाँ पे पब्लिश किया गया था उसको रिजॉल्व किया गया उनके जजेस के द्वारा। साथ ही बैंगलोर प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल कंडक्ट जो है इसको भी अडॉप्ट किया गया था 2002 में। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है। अभी आप देखो लिम्स है, इट मीन्स कि लीगल इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड ब्रीफिंग सिस्टम है। एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन है जिसमें कि केसेस को यहाँ पे मॉनिटर किया जाता है और इफेक्टिव और ट्रांसपेरेंट मैनर पे यहाँ पे काम होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे तो जो पेंडेंसी ऑफ केसेस है वो कहीं ना कहीं घटेगी। कंक्लूजन में कहा जा रहा है कि एक मोर फॉर्मल और कॉम्प्रिहेंसिव कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो जजेस के लिए यहाँ पे लाना चाहिए, जो कि कानून के द्वारा इन्फोर्सेबल हो। साथ ही एनुअल रिपोर्ट की ज़रूरत है कि हम लोग यहाँ पे फंक्शनिंग करें, एफिशिएंसी को यहाँ पे पब्लिश करना चाहिए, जिससे कि हमारे जो जुडिशरी सिस्टम है उसमें यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी निकल कर आए। तो ये बातें पूरी कही गई है। अब देखते हैं कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस वर्सेस जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी की बात की जाती है। तो जुडिशियल इंडिपेंडेंस कहने का मतलब है कि जुडिशरी जो है वो किसी भी स्टेट के ऑर्गन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, आइदर यहाँ पे एग्जीक्यूटिव हो या फिर लेजिस्लेटिव हो, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, अपने स्वतंत्र तरीके से वो काम कर सकते हैं। वहीं पे अगर हम लोग देखें कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस के लिए अगर कोई यहाँ पे प्रोविज़न है, जैसे कि आप देखो कि सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है, जजेस की यहाँ पे जो है टेन्योर है कि 5 ईयर्स जो है वो यहाँ पे रहेंगे ही रहेंगे, कोई भी डिस्कशन नहीं होता है कि जजेस किस तरीके से काम कर रहे हैं। साथ ही प्रोहिबिशन है प्रैक्टिस, यानी कि रिटायरमेंट के बाद कोई भी जजेस को काम नहीं करना है।
लेकिन बोथ द टर्म्स जो है वो इंटर रिलेटेड है किसी सेंस में। और एक्सेसिव इंडिपेंडेंस जो है वो यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी को कहीं ना कहीं कम कर देता है, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी है तो इंडिपेंडेंस को कम कर देगा। तो ये वाइस वर्सा है, तो इसलिए इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाकर चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये बैलेंस आप लोग देखो हम लोग किस तरीके से अचीव कर सकते हैं। तो जो यहाँ पे जजेस को पार्लियामेंट के द्वारा रिमूव किया जाता है, तो ये एक बेटर तरीका है जिससे हम लोग समझते हैं कि हाँ यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी और इंडिपेंडेंस के ऊपर एक अच्छा यहाँ पे बैलेंस बना है। प्रोविज़न फॉर अपील है कि अपील कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी ऑर्डर और जजमेंट पास किया जाता है कोर्ट का, तो उसको रिवाइज और रिव्यू कर सकते हैं। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट यहाँ पे रखा गया है जजेस के लिए। फाइन, तो ये रही बातें। लेकिन अब हम लोग समझते हैं कि यहाँ पे जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी की ज़रूरत क्यों है। सबसे पहले आप देखो कि कितने लोग हैं यहाँ पे जो कि जुडिशरी सिस्टम में, इंडियन जुडिशरी सिस्टम में आप लोग ट्रस्ट करते हो। सबसे बड़ी बात यही है कि अगर आपने कुछ क्राइम किया है या आपके साथ कुछ घटना घटी है, तो आपको ये पता है कि सामने वालों को सज़ा मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि हमारे देश में आप देखो कि अंडर ट्रायल भी बहुत सारे लोग हैं जो जिसने किसी भी तरीके का गुनाह नहीं किया, लेकिन फिर भी वो सज़ा भुगत रहे हैं। साथ ही आप देखो कि यहाँ पे जो जजमेंट निकल कर आती है वो कई सालों के बाद निकल कर आती है। इतना ज़्यादा स्लो प्रोसेस है हमारे जुडिशरी सिस्टम में कि लोगों का ट्रस्ट यहाँ पे उठ चुका है। तो इसलिए अगर जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी रहेगी, और नेपोटिज्म का बात सुनकर सबको समझ में आता है कि जुडिशरी में अगर आप जाना भी चाहते हो तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम है कि अगर आपके फैमिली में कोई जुडिशरी में नहीं है, कोई जज, लॉयर, एडवोकेट नहीं है, तो फिर आपका इस फील्ड में जाना बहुत ही टफ हो जाता है। साथ ही लैक ऑफ इफेक्टिव मैकेनिज्म है कि यहाँ पे आप देखो कि सुप्रीम कोर्ट में अकाउंटेबिलिटी कैसे इंश्योर किया जाता है। एफिशिएंसी और ट्रांसपेरेंसी इम्प्रूव हो पाएगा। साथ ही यहाँ पे जो पेंडेंसी ऑफ केसेस है वो कहीं ना कहीं घट पाएगी। तो इसलिए हम लोग को यहाँ पे जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी की ज़रूरत है। सो गाइस, दिस इज़ ऑल अबाउट जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा कि जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी कहने का क्या मतलब है, ये कैसे को रिलेट है जुडिशियल इंडिपेंडेंस के, और क्या क्या इश्यूज़ निकल कर आ रहे हैं जिसके कारण हम लोग इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, और क्या क्या स्टेप्स लेना चाहिए जिससे कि हमारे देश में जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी जो है वो प्रमोट हो सके। फाइन, आइए कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, तब आपके माइंड में क्लियरिटी निकल कर आएगा। ये यूपीएससी प्रीलिम्स की प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, 2020 में ये निकल कर आया था। इन इंडिया जुडिशियल रिव्यू इम्प्लाइज, फर्स्ट स्टेटमेंट है द पावर ऑफ जुडिशरी टू प्रोनाउंस अपॉन द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ लॉज एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। सेकेंड स्टेटमेंट है द पावर ऑफ जुडिशरी टू क्वेश्चन द विजडम ऑफ लॉज, जो कि यहाँ पे लेजिस्लेचर के द्वारा इनैक्ट किया जाता है। या फिर थर्ड है कि द पावर ऑफ जुडिशरी की सारे लेजिस्लेटिव इनैक्टमेंट को ये रिव्यू करे जो भी यहाँ पे असेंड किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। या फिर फोर्थ है कि पावर ऑफ जुडिशरी की वो अपने खुद की जजमेंट को यहाँ पे रिव्यू करे जो भी पहले उन्होंने डिफरेंट केसेस में, सिमिलर या डिफरेंट केसेस में दिया था। तो जुडिशियल रिव्यू कहने का क्या मतलब है? तो जुडिशियल रिव्यू कहने का मतलब है कि जुडिशरी की यहाँ पे पावर है कि वो यहाँ पे बताए कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है और ये यहाँ पे जो भी कानून निकल कर आ रहा है वो संविधान के अकॉर्डिंग है। कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ लॉज यहाँ पे बताती है जुडिशियल रिव्यू के दौरान। ठीक है, तो जो भी मैं ये क्वेश्चन पूछ रही हूँ आप इसके आंसर जो है पॉज करके कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसके बाद मेरी आंसर देखिए। सो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो दो स्टेटमेंट है, ये 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि द 44th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये एक आर्टिकल इंट्रोड्यूस किया गया है जिसमें कि इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट जो है प्राइम मिनिस्टर जो है ये बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू है। तो क्या ऐसा है? और ये 44th अमेंडमेंट के द्वारा लाया गया था। सेकेंड है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्टक डाउन कर दिया गया है 99th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो कि ये कहा जा रहा है कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को ये वॉयलेट कर रहा है। तो देखिए 99th अमेंडमेंट कहने का मतलब है कि हम लोग यहाँ पे एनजेक की बात कर रहे हैं। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो सेकंड स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है उन्होंने 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को यहाँ पे स्टक डाउन कर दिया, और ये कहते हुए कि ये जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को वॉयलेट कर रहा है। ठीक है, लेकिन फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है कि प्राइम मिनिस्टर का जो यहाँ पे इलेक्शन है वो जुडिशियल रिव्यू के बियॉन्ड नहीं है। सो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। एक और यहाँ पे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लो। तो यहाँ पे आप देखो कि 2021 से ही है ये क्वेश्चन, 4 स्टेटमेंट है, इसे जैकपॉट क्वेश्चन कहते हैं। फर्स्ट है यहाँ पे कि द मोशन टू इम्पीच अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन नॉट बी रिजेक्टेड बाय स्पीकर ऑफ लोकसभा एज पर द जुडिशरी इंक्वायरी एक्ट 1968। सेकेंड है कि हमारे संविधान में डिफाइन किया गया है और डिटेल भी दिया गया है कि इनकैपेसिटी और प्रूव्ड मिसबिहेवियर जो जजेस के द्वारा किया जाता है उसका क्या मतलब है। थर्ड है कि जो डिटेल है प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ जजेस का जो कि सुप्रीम कोर्ट के हैं, तो वो यहाँ पे जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 के तहत दिया गया है। फोर्थ है कि अगर मोशन जो इम्पीचमेंट का जज का होता है तो अगर वो वोटिंग के लिए है तो यहाँ पे कानून की ज़रूरत होगी कि मोशंस जो है वो ईच हाउसेस में जो राज्यसभा और लोकसभा में दिया जाए
और मेजोरिटी जो टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस है उनके द्वारा सपोर्ट भी होना चाहिए, नॉट लेस देन 2/3 ऑफ टोटल मेंबर जो कि उस हाउस में प्रेजेंट है और वोट कर रहे हैं। तो ये एक क्राइटेरिया है। तो इसमें आपको करेक्ट बताना है फर्स्ट एंड सेकंड, थर्ड ओनली, थर्ड एंड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड फोर्थ। तो ये होगी फर्स्ट, ये होगी सेकंड, ये होगी थर्ड, ये होगी फोर्थ। कोई तो स्टेटमेंट आपको बिल्कुल पक्का पता होगा क्योंकि ये चारों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट नहीं है। सो ट्राई टू फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो सबसे पहले आप देखो कि मुझे तो ये पता है कि हमारे संविधान में इस तरीके के वर्ड्स का इनकैपेसिटी और प्रूफ्ड मिसबिहेवियर, इसका यहाँ पे कहीं पे भी आप देखो कि डिटेल नहीं दिया गया है, ना इसके बारे में बताया गया है। तो सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ पे गलत होती है अकॉर्डिंग टू मी। सो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे चला गया। अगर हम लोग फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें तो ऐसा कहा जा रहा है कि जो इम्पीचमेंट हो रही है सुप्रीम कोर्ट के जजेस का, उसको यहाँ पे स्पीकर ऑफ लोकसभा के द्वारा रिजेक्ट ही नहीं किया जा सकता। सो अगेन दिस स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट। ठीक है, क्यों नहीं रिजेक्ट कर सकते हैं अगर उतने मेंबर जो है वो यहाँ पे सपोर्ट नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट है यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट जो कि बिल्कुल करेक्ट है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज का इम्पीचमेंट होता है वो यहाँ पे जजेस इंक्वायरी एक्ट के तहत होता है। साथ ही फोर्थ भी बिल्कुल सही है कि टोटल मेंबर ऑफ जो यहाँ पे हाउस के लोग प्रेजेंट और वोट कर रहे हैं उनका सपोर्ट चाहिए और नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द टोटल मेंबर जो कि उस हाउस में प्रेजेंट और वोटिंग है। सो थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी सी। ओके, तो ये 3 क्वेश्चन है जो कि आप देख सकते हो कि अगर इस तरीके के आप आर्टिकल पढ़ते हो और आर्टिकल से आप देखो कुछ ना कुछ जो क्रैप्स करते हो उसके बेसिस पे आप यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ओके, सो कमिंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल जो कि है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को लेकर। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये ऑब्जेक्ट किया गया है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पिटीशन, और पेनल्टी लगाया गया है पिटिशनर के ऊपर, वो भी लग्जरी लिटिगेशन फाइल करने के लिए। तो PIL है क्या और इसका क्या सिग्निफिकेंस है, पहले ये समझते हैं। देखिए PIL है यानी कि आप देखो कि हर किसी को जो है कोई पब्लिक इंटरेस्ट का, यानी कि बड़े पैमाने पर अगर कोई लोग चाह रहे हैं, हमारी जनता चाह रही है, तो उनके इंटरेस्ट के लिए जो है कोई भी लोग लिटिगेट कर सकते हैं, यानी कि फाइल कर सकते हैं केस। तो ये कानून का यूज़ करना है जिससे कि आप देखो ह्यूमन राइट्स और इक्वालिटी को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा एडवांस करें। PIL एक्सप्रेस करना, ये कहाँ से हम लोग बोरो किए हैं, तो अमेरिकन जुरिस्प्रूडेंस से ये इसको हम लोग बोरो किए हैं। PIL हमारे यहाँ पे आप देखो कि एक DPSP में आर्टिकल 39A है जिसके बेसिस पे हम लोग PIL यहाँ पे लेकर आए, जिसमें ये कहा जाता है कि स्टेट जो है सिक्योर करे और जस्टिस प्रोवाइड करे बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। इट मीन्स कि राज्यों में रहने वाले जो भी लोग हैं उनके ऊपर जो है कास्ट, क्रीड, रिलीजन, इनके बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है, लेकिन जस्टिस प्रोवाइड करना है और सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है। PIL की बात करें तो ये जो है पब्लिक को यहाँ पे पावर दिया गया है कोर्ट के द्वारा। तो ये भी कहा जाता है कि कोर्ट जो है यहाँ पे आम जनता को पावर देती है कि अगर पब्लिक इंटरेस्ट में कुछ आपको लिटिगेट करना है, कुछ केस फाइल करना है तो आप कर सकते हैं। पब्लिक इंटरेस्ट केसेस की बात करें तो ये आप देखो कि पब्लिक लॉ मैटर हो या प्राइवेट लॉ मैटर हो, दोनों के द्वारा यहाँ पे अराइज किया जा सकता है। कुछ जो मैटर है जो कि यहाँ पे PIL के अंदर कंसीडर किया जाता है, जैसे कि आप देखो बंधुआ मजदूर के बारे में कई बार कहा जाता है कि कोर्ट जो है इस तरीके से इनके ऊपर ध्यान दे। एट्रोसिटीज़, विमेन के ऊपर अत्याचार बहुत होती है तो इन पे भी यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन है, आज की डेट में आप देखो कि सबसे पहले तो हम लोग वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, नॉइज़ पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, 4 टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन ही जानते थे। बट आज की डेट में आप देखो कि हम लोग यहाँ पे प्लास्टिक पॉल्यूशन पढ़ रहे हैं और ना जाने आगे आने वाले दिनों में और कौन कौन सी पॉल्यूशन पढ़ने वाले हैं। फूड एडल्ट्रेशन है, बहुत ज़्यादा मिलावट किया जा रहा है। मेंटेनेंस है, यानी कि हेरिटेज और कल्चर को आप जानते हो कि कई बार इंटर रिलीजन के कारण जो यहाँ पे आपका वॉर छिड़ जा रहा है और जिसके कारण जो हमारे टेम्पल्स हो, मॉस्क हो, इनके ऊपर जो है कई बार डिबेट डिस्कशन हो रहा है और कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट भी देखने को मिल रहा है। तो ये सब जो है कहीं ना कहीं एक लार्ज सेक्शंस ऑफ पीपल्स को यहाँ पे इम्पैक्ट करता है, तो उसके लिए यहाँ पे लिटिगेट किया जाता है। PIL जो है कहीं पे भी किसी भी हाई कोर्ट में या फिर डायरेक्टली आप सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। PIL कौन कौन फाइल कर सकता है ये समझिए। कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि आप समझो कि कोई ज़रूरत नहीं है कि आप ही पीड़ित हो, आप ही विक्टिम हो, आपको अगर ऐसा लगता है कि इसके ऊपर कोर्ट को ध्यान देना चाहिए तो आप जाकर यहाँ पे फाइल कर सकते हैं। इससे सिंपल। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो कि उनको लगता है कि कोई पर्सनल एजेंडा नहीं है और वो यहाँ पे पब्लिक इंटरेस्ट के ऊपर काम करना चाहते हैं तो आ सकते हैं। कोई भी कोर्ट अगर उनको इस तरीके का कोई मैटर के बारे में पता चलता है तो वो खुद भी इसको संज्ञान में ले सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट देखते हैं कि PIL के ऊपर उन्होंने क्या क्या अभी तक काम किया है। तो सबसे पहला केस है SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1981 का। इसमें ये कहा गया है कि कोई भी मेंबर ऑफ पब्लिक और NGO है जो कि यहाँ पे बोनाफाइड एक्ट कर रहे हैं तो वो यहाँ पे रिट जुरिस्डिक्शन को इन्वोक कर सकते हैं, जो कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। और देखिए हाई कोर्ट का जो रिट जुरिस्डिक्शन है वो आर्टिकल 226 के तहत आता है और सुप्रीम कोर्ट में रिट जुरिस्डिक्शन यानी कि 32 के तहत आता है। तो अगर किसी भी ह्यूमन बीइंग की, किसी भी इंसान का अगर फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो आपको सीधे अधिकार है कि आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है,
सेकंड देखिए MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1987 है। तो PIL यहाँ पे लाया गया किस लिए, तो गंगा वाटर जो जिस तरीके से पॉल्यूट हो रहा था उसको लेकर। तो यहाँ पे आप देखो कि इन्फोर्समेंट लगाया गया, स्टैट्यूटरी प्रोविजन लाया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और ये कहा गया कि गंगा वाटर को यहाँ पे आम जनता यूज़ करती है और गंगा वाटर के अगल बगल रहने वाले लोगों की लाइवलीहुड इम्पैक्ट हो रही है इस तरीके से अगर पॉल्यूशन बढ़ता रहा तो। विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान है, जिसमें कि सेक्सुअल हरासमेंट के बारे में यहाँ पे मुद्दा निकल कर आया और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया कि अगर सेक्सुअल हरासमेंट हो रही है वीमेन के अगेंस्ट में, तो इट मीन्स कि वीमेन की जो आर्टिकल 14, 15 और 21 है, 14 मीन्स इक्वालिटी बिफोर लॉ, 15 मीन्स डिस्क्रिमिनेशन जो किया जाता है जेंडर के बेसिस पे, और आर्टिकल 21 मीन्स राइट टू लाइफ का अधिकार है, तो इनका वॉयलेशन हो रहा है। फिर यहाँ पे फोर्थ है इंडियन बैंक एसोसिएशन बॉम्बे एंड अदर्स वर्सेस देवकला कंसल्टेंसी सर्विस एंड अदर्स 2004। तो एप्रोप्रिएट केस में देखें जहाँ पे पिटिशनर्स जो है वो कोर्ट जा सकते हैं अपने प्राइवेट इंटरेस्ट को लेकर, कोई भी तरीके का अगर पर्सनल ग्रीवियंसेस है, उनको अगर किसी भी तरीके की क्षति हुई है तो वो यहाँ पे जा सकते हैं। इसकी बातें यहाँ पे की गई थी, ठीक है। लेकिन अब देखते हैं कि PIL के तहत आप देखो कि काफ़ी इश्यूज़ निकल कर आते हैं। तो इसमें क्या है ना कि सबसे पहले जो प्रोसेस ऑफ लॉ है उसको अब्यूज़ किया जाता है। PIL आप देखो कि यहाँ पे जो ओनियन का जो प्राइस जिस तरीके से बढ़ता जा रहा था, उसके बाद आप देखो कि PIL जो है बहुत ज़्यादा दायर किया जा रहा था। इट मीन्स कि ज़रूरत से ज़्यादा जो है आप देखो एक ही टॉपिक के ऊपर बहुत ज़्यादा लोग जो है PIL फाइल कर रहे हैं, तो ये एक प्रॉब्लम है। इंक्रोचमेंट है जुडिशियल टाइम का, क्योंकि आप देखो कि जो गलत तरीके का जो PIL फाइल हो रहा है उससे कहीं ना कहीं जुडिशरी का जो टाइम है वो बर्बाद हो रहा है। साथ ही स्टॉलिंग ऑफ डेवलपमेंट एक्टिविटीज़, यानी कि PIL को यहाँ पे एक ऐसा टूल लाया गया था कि वो यहाँ पे डेवलपमेंट करे, बट कहीं ना कहीं PIL आज के डेट में ऐसा हो चुका है, इतना ज़्यादा यहाँ पे PIL फाइल किया जाता है कि डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ पे ही ये कहीं ना कहीं रोक लग रहा है। साथ ही वायलेट हो रहा है सेपरेशन ऑफ पावर का। आप देखो PIL प्रोसेस का जो क्रेडिबिलिटी है वो अब एडवर्सली अफेक्ट किया जा रहा है, बहुत सारी जो क्रिटिसिज्म निकल कर आ रही है, और जो जुडिशरी ये ओवर स्टेपिंग है, यानी कि यहाँ पे आप देखो कि जो बैन किया जा रहा है लिकर सेल का हाईवे में, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आप देखो कि क्रिटिसिज्म है। इट मीन्स कि जुडिशरी जो है हद से ज़्यादा आगे बढ़कर अपना काम कर रही है। सिग्निफिकेंस क्या है PIL का, क्यों PIL को यहाँ पे यूज़ करते हैं, तो आप देखो कि यहाँ पे जुडिशियल प्रोसेस को ज़्यादा से ज़्यादा डेमोक्रेटिक यानी कि लोकतांत्रिक बनाने का प्रयास किया जाता है। यहाँ पे आप देखो कि जो जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट है उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है कि हाँ जुडिशरी जो है उसको रिव्यू करे कि कहाँ लोगों की जो फंडामेंटल राइट्स है वो वायलेट हो रही है। साथ ही सोशल जस्टिस फॉर सोसाइटी ऑब्टेन करना डिसएडवांटेज ग्रुप के लिए और इंडिविजुअल के लिए। आप देखो कि हर बार जो है हर एक लोग जो है वीकर सेक्शन हो गए, डिसएडवांटेज लोग हो गए, तो वो हर बार जो है कोर्ट नहीं जा पाते हैं, तो उनके बेटरमेंट के लिए उनको यहाँ पे एक उनके बेनिफिशरीज़ के लिए यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं कोर्ट को इस तरीके से केस फाइल करके बताना होता है। साथ ही क्रिएटिंग सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि पब्लिक अथॉरिटी में है आप एक इंसान होने के नाते और एक पब्लिक सिटीजन होने के नाते आपको यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी का सेंस है। आप पब्लिक इंटरेस्ट के लिए अगर कुछ आवाज़ उठाना चाहते हैं तो आपके पास एक यहाँ पे ज़रिया है। साथ ही यहाँ पे रूल ऑफ लॉ, ट्रांसपेरेंसी को यहाँ पे प्रमोट करना, और जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन में करप्शन हो रहा है उसको कम करने के लिए भी यहाँ पे लाया गया है। बेटर इंजॉयमेंट है, यानी कि फंडामेंटल राइट का बेटर तरीके से इंजॉय कर सकते हैं कि अगर आपको लगता है कि फंडामेंटल राइट यहाँ पे वायलेट हो रही है तो PIL दर्ज कर दीजिए, है कि नहीं। वे फॉरवर्ड में कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करना है। सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे स्टेट ऑफ उत्तरांचल वर्सेस बलवंत सिंह चौफल जजमेंट में कहा गया है कि प्योरिटी और सैंक्शनिटी जो PIL का है उसको प्रिजर्व करने की ज़रूरत है। डॉक्ट्रिन की अगर हम लोग बात करें, जो हमारे संविधान में डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर है उसी के तहत यहाँ पे लेकर चलने की ज़रूरत है PIL को। साथ ही टाइमली डिस्पोजल करना है। PIL आप देखो कि यहाँ पे जो भी एक्सप्लॉइटेड और डिसएडवांटेज ग्रुप से रिलेटेड है उसको टाइमली यहाँ पे डिस्पोजल करना चाहिए। पेनल्टी वगैरह भी यहाँ पे लगाना चाहिए। PIL जो भी अगर लॉयर या सिटीजन्स जो कि यहाँ पे बिना रिसर्च के अगर फाइल करते हैं तो उनके ऊपर पेनल्टी भी लगाना चाहिए, जिससे कि यहाँ पे मिसयूज़ जो PIL का आज के डेट में हो रहा है वो यहाँ पे कम हो सके। ओके, सो गाइज दिस इज़ ऑल अबाउट PIL के अगर आप लोग बैकग्राउंड समझोगे तो 1976 में जो है PIL का जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कृष्णा अय्यर के द्वारा लाया गया। दैन 1979 में जो है पहली बार PIL को यहाँ पे हुसैनारा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के द्वारा लाया गया। 1981 में जो है एक नया दौर देखने को मिला PIL मूवमेंट का, जो कि जस्टिस PN भागवती के द्वारा लाया गया SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। ठीक है, तो यहाँ पे फादर ऑफ PIL भी कहा जाता है जस्टिस, ये जो आपका PN भागवती है इनको फादर ऑफ PIL भी कहते हैं, तो इनका नाम याद रखना है। फाइन, सो दिस इज़ ऑल अबाउट पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस के बारे में। आई होप कि आपको ये आर्टिकल समझ में आया होगा। ये डायरेक्टली आपका जो UPSC की सिलेबस है उसमें आपको देखने को मिलेगा GS2 पेपर में।
हेट स्पीच में आते हैं, देखिए नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा बताया जा रहा है कि 500% राइज हो चुका है केसेस में। इट मीन्स कि आप देखो 7 सालों में हेट स्पीच जो है बहुत आगे बढ़ चुका है। हेट स्पीच आप देखो कि हमारे देश में ऐसा कोई कानून नहीं है आज के डेट में जो कि डिफाइन करे कि हेट स्पीच कहते किसको है, ये है क्या, ये अभी तक नहीं पता। हेट स्पीच का जो कॉन्सेप्ट है ये इंटरनेशनल लॉ में भी डिफाइन नहीं है। साथ ही इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स यहाँ पे है, वो यहाँ पे बताते हैं कि प्रोहिबिशन बाय लॉ ऑफ एडवोकेसी जो कि हेट्रेड का है। हेट स्पीच आप देखो कहा जाता है कि किसी भी तरीके का अगर एक्सप्रेशन है, चाहे आप अपनी गुस्सा जो है उस तरीके से व्यक्त कर रहे हो, चाहे फ़ोटो के इमेजेस के रूप में, कार्टून बना के, मीम्स बना के, या किसी ऑब्जेक्ट के रूप में, या कोई आपका ऐसा जेस्चर है या सिंबल है जिससे कि आप समझो कि आपने कोई भी हेट स्पीच फैलाया है, यानी कि ऐसा बोला है जिससे कि इन्वायरमेंट में नेगेटिविटी है, गुस्सा है, आक्रोश है, ये सब निकल कर आए। चाहे आप ऑनलाइन ऐसा काम करो, चाहे आप ऑफलाइन ऐसा काम करो, इसको हेट स्पीच कहा जा रहा है। ठीक है, हेट स्पीच से क्या हो रहा है कि वॉयलेंस हो रहे हैं, दंगे हो रहे हैं, हेट्रेड फैल रहा है, सोसाइटी में जो है ग्रुपीज़ में निकल कर आ रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। डिस्क्रिमिनेशन भी आप देखो बहुत तरीके से हो रहा है, किसी की रेस, रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ, रेसिडेंस, लैंग्वेज, रीजन, ये सब के बेसिस पे हेट स्पीच जो है इस तरीके का डिवाइड कर रहा है। तो कानून क्या है हमारे देश में हेट स्पीच को रोकने के लिए? सबसे पहले हमारे संविधान में क्या प्रोविज़न है, तो आर्टिकल 19 है जो कि हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड यहाँ पे है। तो अगर हम लोग इसके तहत देखें तो रिजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाया गया है हमारे सब क्लॉज सेकेंड में, जो कि यहाँ पे पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी और मोरालिटी जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के तहत उसको यहाँ पे प्रिजर्व करता है। सेकंड, हमारे इंडियन पीनल कोड 1860 के तहत आप देखो कि सेक्शन 153A है, 153B है, 298 है, जो कि यहाँ पे स्पीच और वर्ड्स, किस तरीके का आप स्पीच दे रहे हो और कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हो, इसको यहाँ पे डिफ़ाइन किया गया है। और इसके तहत अगर ये देखा जाता है कि आपने सही तरीके का वर्ड्स नहीं यूज़ किया, स्पीच नहीं दिया, तो यहाँ पे वॉयलेशंस के बेसिस पे आपको यहाँ पे इंडियन पीनल कोड के तहत सज़ा मिल सकता है। साथ ही रिप्रेजेंटेशन टू द पीपल एक्ट 1958 के तहत ऐसा कहा गया है कि अगर यहाँ पे इलेक्शन कंटेस्ट किया जा रहा है और कोई भी इस तरीके से एक्ट में पाया जा रहा है कि वो यहाँ पे दंगा फसाद फैला रहे हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन के नाम पर वो हेट स्पीच फैला रहे, तो उनको यहाँ पे दंडित किया जाएगा। साथ ही यहाँ पे प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट भी है, जिसमें ये कहा गया है कि जो अनटचेबिलिटी है अगर उसको इनकरेजमेंट किया जाता है किसी भी वर्ड्स के थ्रू, यानी कि आप कुछ बोल रहे हो, या तो लिख रहे हो या तो बोल रहे हो, ऐसे शब्द का प्रयोग कर रहे हो, या कोई साइन दिखा रहे हो, या फिर कोई विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, तो उस तरीके से अगर यहाँ पे टचेबिलिटी क्रिएट हो रहा है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी पेनलाइज किया जाएगा। फाइन। लेकिन आज के डेट में आप देखो इश्यूज़ क्या क्या है हेट स्पीच को लेकर। तो सबसे पहले स्प्रेड कर रहा है वॉयलेंस बहुत ज़्यादा है, लोगों में टॉलरेंस की कमी देखने को मिल रही है, रिलीजियस पोलराइजेशन हो रही है, माइनॉरिटी ग्रुप्स हो, नेशनल, एथनिक, रिलीजन, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़, ये सब जो है ना यहाँ पे आप देखो हेट स्पीच के ही टारगेट्स है। इम्पैक्ट है हमारे सोशल हार्मनी और डेमोक्रेसी के लिए। जैसे यहाँ पे हेट स्पीच सिटीजन्स के जो यहाँ पे विक्टिम्स है उनके तहत एक डर है, नर्वसनेस है, और साथ ही हमारे देश में जो लॉ एंड ऑर्डर है इसको भी कहीं ना कहीं ये डिस्टर्ब कर रहा है। अगर हम लोग देखें हेट स्पीच को काउंटर करने के लिए क्या क्या चैलेंजेस है, तो सबसे पहले आप देखो कि हमारे संविधान में ही फंडामेंटल राइट के तहत एक फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का दिया गया था। तो अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच बोलने का अधिकार दिया गया है, स्वतंत्रता दी गई है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप कुछ भी बोल के चले जाओ, किसी को भी कहीं से भी बोल के चले जाओ। एक रिजनेबल रेस्ट्रिक्शन है, यानी कि रोक भी है, आप कुछ भी किसी को कभी भी नहीं बोल सकते हो। साथ ही कर्ब डिसेंट, यानी कि यहाँ पे आप देखो जो रेगुलेट किया जा रहा है हेट स्पीच को, यहाँ पे जो क्रिटिसिज्म है, डिसेंट है, उसकी स्पेस को कहीं ना कहीं श्रिंक नहीं करने की ज़रूरत है। नो प्रॉपर डेफिनेशन, कहीं पे भी ऐसा कानून नहीं है कि हेट स्पीच को यहाँ पे डिफ़ाइन करे जिससे कि लोग समझ पाए। तो सबसे पहले लॉ कमीशन की रिकमेंडेशन मानना ज़रूरी है। ऐसा कहा गया है कि आईपीसी में हेट स्पीच के लिए एक अलग से अपराध जो है वो यहाँ पे बनाना चाहिए। रेगुलेटरी मेजर्स की बात की जा रही है कि जो यहाँ पे कानून है उसको अडॉप्ट करना चाहिए कि पनिश करे जो भी लोग इस तरीके का काम कर रहे हैं और जिनके कारण हमारे सोसाइटी में यहाँ पे हार्मनी डिस्टर्ब हो रही है, लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो रहा है, तो उसको यहाँ पे पनिश करें। ऑल्टरनेट यहाँ पे डिस्प्यूट रेजोल्यूशन होना चाहिए हेट स्पीच केसेस का। साथ ही नॉन लीगल मेजर्स यहाँ पे लेकर आना है जिससे कि हेट स्पीच हम लोग एड्रेस कर सकें। तो इट मीन्स कि यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट हो जो रिलीजियस हेड है, जिससे कि एम्पैथी वगैरह हो, यानी कि धार्मिक रूप में यहाँ पे एम्पैथी हो, और जो कम्युनल टेंशन हो रहा है किसी किसी कम्युनिटी में तो वो यहाँ पे कम हो सके। स्ट्रैटेजिक इंटरवेंशन करने की ज़रूरत है।
और ह्यूमन राइट एजुकेशन करने की ज़रूरत है। जैसे कि देखिए, आप लोगों को इस शिक्षा देना है। जब तक आप पढ़े लिखे नहीं होंगे, चीज़ों को नहीं समझोगे, तब तक आप हेट स्पीच जो है वो करोगे ही, और किसी की बातों में आना तो बहुत आसान है। तो इसलिए यहाँ पे एजुकेशन पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस देना है। सुप्रीम कोर्ट का अगर हेट स्पीच के ऊपर देखें तो इनके द्वारा प्रवासी भलाई संगठन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस है। इसमें पिटिशनर के द्वारा ये कहा गया है कि आज के डेट में जो एग्जिस्टिंग लॉ है हेट स्पीच से रिलेटेड, ये इनएडिक्वेट है। ठीक है, ऐसा नहीं है, इसमें लॉ बनाने की ज़रूरत है। श्रेया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के द्वारा ये कहा गया है कि इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 का यहाँ पे सेक्शन 66A है, ये फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है, जो कि फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन से है, जो कि हमारे संविधान के आर्टिकल 19(1) सब क्लॉज ए में दिया गया है, जहाँ पे कोर्ट ये कहता है कि जो डिस्कशन हो रहा है, एडवोकेसी है, इंसाइटमेंट है, इसके बीच में डिफ्रेंशिएट किया जा रहा है। ठीक है, तो ये 2 केसेस याद रखना है हेट स्पीच का। सो गाइस, यहाँ पे हमारे हेट स्पीच से रिलेटेड काफ़ी बातें यहाँ पे कवर हो गई, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस बार आपको दिख सकता है, अगर यहाँ पे आप लोग भी मेंस अगर देने वाले हो यूपीएससी में, या फिर आपके स्टेट पीसीएस में, कोई भी अगर आप लोग मेंस में लिखने वाले हो, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर बनेंगे। अब आते हैं न्यूज़ इन शॉर्ट्स में। इंटरनेट शटडाउन, जो कि अगेन ये बहुत ही बर्निंग टॉपिक है, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इम्पैक्ट क्या होता है इंटरनेट शटडाउन? देखिए, एज़ पर यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट के द्वारा ये बताया गया है कि इंटरनेट शटडाउन सबसे ज़्यादा पूरे ग्लोबल लेवल पे इंडिया में हुआ है। तो इससे क्या होता है कि इकोनॉमिक कॉस्ट, यानी कि सारे सेक्टर्स को बहुत ज़्यादा भारी नुकसान होता है। फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस जो होता है, बैंकों को बहुत नुकसान देखने को मिलेगा। कॉमर्स है, इंडस्ट्री है, इसमें नुकसान होता है। एजुकेशनल प्लानिंग आप देखो, इसी के साथ इंटरफेयर होता है। कम्युनिकेशन डिले हो जाता है। आप लोग इंटरनेट अगर शटडाउन के शिकार हुए हैं तो आप लोग बेटर एक्सप्लेन कर सकते हो कि हर एक सेक्टर्स में आपको परेशानी होती है। आप यहाँ पे प्रॉपर पढ़ाई नहीं कर सकते हो, ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर सकते हो, साथ ही किसी से बात नहीं कर सकते हो, कम्युनिकेशन की कमी होती है। और गर्ल्स को अगर यहाँ पे क्रिटिकल सपोर्ट और प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है तो वो यहाँ पे नहीं मिलता। और साथ ही कॉजेज़ हैं, मेंटल ट्रॉमा यहाँ पे बहुत ज़्यादा चलता है, क्योंकि आज के डेट में आप देखो कि यहाँ पे बिना इंटरनेट के जीना थोड़ा मुश्किल है। की रिकमेंडेशन यहाँ पे रिपोर्ट के द्वारा दिया गया है कि सबसे पहले जो इस तरीके का हरकत किया जाता है कि इंटरनेट शटडाउन किया जाता है लंबे समय तक, तो वो नहीं करना है। क्लियरली ग्राउंडेड होनी चाहिए कि क्यों यहाँ पे जो है इंटरनेट शटडाउन किया जा रहा है। नेसेसरी है कि एक लेजिटिमेट एम होना चाहिए और प्रोपोर्शनल होना चाहिए। ऐसे नहीं कि बस कुछ भी हुआ, कोई भी दंगे हुए और इंटरनेट शटडाउन कर दिया गया, नहीं। कंपनीज़ के लिए कहा जा रहा है कि आप कोलैब करो सारे स्टेक होल्डर से, जो कि यहाँ पे कम्युनिकेशन डिसरप्शंस को प्रिवेंट कर सके। डेवलपमेंट एजेंसीज, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को कहा जा रहा है कि जो रिस्क है इंटरनेट शटडाउन का, इसको कंसीडर करना है और इस तरीके से कुछ डिज़ाइन और इम्प्लीमेंट कीजिए प्रोग्राम जो कि इंटरनेट कनेक्टिविटी से रिलेटेड है। सिविल सोसाइटी को कहा गया है कि यहाँ पे कोलैबोरेटिव एफर्ट्स लाने की ज़रूरत है, जिससे कि जो इंटरनेट शटडाउन है उसको प्रिवेंट कर सके, डिटेक्ट कर सके, स्टडी कर सके और लास्टली यहाँ पे रिस्पॉन्ड भी कर सके। फाइन, तो आप देखो इससे रिलेटेड हमारे इंडिया में क्या प्रोविज़न है। तो हमारे यहाँ रूल्स है, टेलीकॉम सर्विस पब्लिक इमरजेंसी एंड पब्लिक सेफ्टी रूल्स 2017 है, जो कि टेलीग्राफ एक्ट के तहत यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, और इसी के बेसिस टेलीग्राफ एक्ट 1885 के तहत ही यहाँ पे इंटरनेट शटडाउन होता है। ठीक है, और ये कहा गया है इस कानून के तहत कि 15 डेज़ जो है एट वंस अगर इंटरनेट शटडाउन कर रहे हैं तो 15 दिन से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इंटर स्टेट काउंसिल मीटिंग हुई है। तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर है रिसेंटली, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को लिखा है इंटर स्टेट काउंसिल मीटिंग का कि ये 1 साल में 2 बार होना चाहिए। तो इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में समझते हैं, क्योंकि ये हमारे संविधान में मेंशन है आर्टिकल 263 के तहत, जिसमें कि प्रेसिडेंट के द्वारा ये कहा जाता है कि एक ऐसी बॉडी वो बना सकते हैं अगर उनको ऐसा ज़रूरत फील होता है। तो 1988 में सरकरिया कमीशन है, जिनके द्वारा कहा गया था कि इंटर स्टेट काउंसिल होना चाहिए और ये एक परमानेंट बॉडी होनी चाहिए। इस काउंसिल में कौन कौन होंगे? तो प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन होंगे, चीफ मिनिस्टर होंगे सारे स्टेट के और यूनियन टेरिटरीज़ के, जिसमें कि लेजिस्लेटिव असेंबली हो। एडमिनिस्ट्रेटर्स होंगे यूनियन टेरिटरीज़ के, जिसमें कि लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं हो। 6 मेंबर्स होने चाहिए कैबिनेट रैंक के। 10 यूनियन मिनिस्टर्स होने चाहिए एज ए परमानेंट इन्वाइटी। फंक्शंस क्या है कि इंक्वायरी करे और डिस्प्यूट जो भी यहाँ पे स्टेट के बीच में हो रहा है उसको एडवाइस करे, इन्वेस्टिगेट करे और डिस्कस करे कुछ सब्जेक्ट्स वगैरह, साथ ही रिकमेंडेशंस भी यहाँ पे बेटर कोऑर्डिनेशंस के साथ मिले। ओके, तो इंटर स्टेट काउंसिल जो है अभी 1 साल यहाँ पे 1 साल में 1 बार मीटिंग होती है, तो इसको यहाँ पे 1 साल में 2 बार मीटिंग की बात की जा रही है। राज्यसभा इलेक्शन हेल्ड फॉर सेवरल स्टेट। तो राज्यसभा जैसे कि आपको पता है कि लोकसभा से डिफरेंट है, ये परमानेंट हाउस है, इसको डिसॉल्व नहीं किया जाता। मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है वो 250 है और 238 जो है प्रेजेंट है, जो कि रिप्रेजेंटेटिव होते हैं स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ के। 12 को यहाँ पे नॉमिनेट किया जाता है। राज्यसभा का जो टेन्योर होता है वो 6 ईयर्स का है और लोकसभा का 5 ईयर्स का होता है।
राज्यसभा की अगर इलेक्शन की बात करें तो यहाँ पे 1/3 जो मेंबर है वो हर एक सेकेंड ईयर में रिटायर करते हैं। रिप्रेजेंटेटिव्स जो स्टेट के होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं, अंडर आर्टिकल 80 में ऐसा लिखा गया है। और सीट्स जो एलोकेट किया जाता है स्टेट्स को, वो यहाँ पे हर एक स्टेट की जो पॉपुलेशन है उसके बेसिस में यहाँ पे राज्यसभा में कितनी सीट्स है वो एलोकेट किया गया है। इलेक्शंस जो होता है वो सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट कहने का मतलब है कि इलेक्टोर्स जो है वो किसी भी नंबर ऑफ कैंडिडेट को वोट दे सकते हैं इन ऑर्डर ऑफ देयर प्रेफरेंस। जैसे कि अगर 4 कैंडिडेट है तो इसमें से आप देखो कि A, B, C, D है, तो अगर मुझे यहाँ पे वोट देना होगा तो मुझे मैं चाहती हूँ कि B यहाँ पे जीत कर आए, तो मैं इनको फर्स्ट प्रेफरेंस में रखूँगी। अगर B नहीं तो कौन, तो C नहीं तो कौन, A नहीं तो कौन, D। तो ये ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस के थ्रू यहाँ पे आपका दिया जाता है। राज्यसभा का जो पोल है ये सिस्टम ऑफ ओपन बैलेट है। यहाँ पे ओपन बैलेट होता है जिससे कि क्रॉस वोटिंग को चेक किया जा सके। मार्क्ड बैलेट को जो है कोई भी यहाँ पे शो किया जा सकता है अदर देन अपने ओन पार्टी के। और नोटा ऑप्शन जो है ये एप्लीकेबल नहीं होता राज्यसभा पोल में। सो दिस स्टेटमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर फैक्ट देखें तो अंडर आर्टिकल 80 सब क्लॉज 3 12 जो नॉमिनेटेड मेंबर है ना उनके पास स्पेशल नॉलेज होना चाहिए और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए हर एक डिफरेंट सेक्टर में, जैसे कि लिटरेचर, साइंस, ये सब फील्ड में। 4th स्केड्यूल है आउट ऑफ 12 स्केड्यूल, 4th स्केड्यूल है जिसमें कि एलोकेशन ऑफ राज्यसभा सीट्स रखी गई है कि स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में कितने यहाँ पे एलोकेशन ऑफ सीट्स होनी चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन ऑफ ईच स्टेट। फाइन। रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी, तो इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो 111 नॉन एग्जिस्टेंस पार्टीज़ थे उनको यहाँ पे डिलीट कर दिया गया और वो भी रजिस्टर्ड पॉलिटिकल आउटफिट से। तो यहाँ पे 111 जो रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ है यहाँ पे नॉन एग्जिस्टेंस पाया गया और ये कहा गया कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 को ये वॉयलेट कर रहे हैं। तो एज़ पर द अगर ADR देखें तो एनुअल रिपोर्ट है जिसके तहत ये बताया गया कि सिर्फ 8.23% जो यहाँ पे रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ है और जो एनुअल कंट्रीब्यूशन रिपोर्ट है इसमें 5.72% है जो कि पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। ओके, साथ ही साथ अगर हम लोग देखें तो इशू क्या है, इशू यही है कि ये जो है सिर्फ पेपर पे है और इनकम टैक्स एग्जेम्पशंस का ये मिसयूज़ करते हैं डोनेशन को लेकर। तो एक सीरियस फाइनेंशियल इम्प्रॉपर्टी भी यहाँ पे इनके ऊपर देखने को मिलता है। नेशनल ई विधान एप्लीकेशन लाया गया है। तो नेशनल ई विधान जो एप्लीकेशन सिस्टम है इसमें क्या है कि सारा काम और जो सारा डेटा है वो लेजिस्लेटिव बॉडी से अब यहाँ पे रिलेटेड है, तो ये अब ऑनलाइन अवेलेबल होगा, सिटीजन्स के लिए भी है और मेंबर ऑफ असेंबली के लिए भी है। ई विधान जो है ये रीडिज़ाइन किया गया है एज नेवा यानी कि नेशनल ई विधान एप्लीकेशन। तो मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स है जो कि यहाँ पे नोडल मिनिस्ट्री है, इसको रोल आउट करेंगे। इनका एम है कि सारे जो लेजिस्लेचर हैं हमारे देश के टुगेदर वन प्लेटफॉर्म हो जिसमें कि इनके सारे डेटा जो है इंक्लूड हो। तो एक अच्छा है, एक अच्छा मूव है डिजिटाइजेशन की तरफ। कंटेस्टिंग इलेक्शन फ्रॉम मल्टीपल सीट्स, देखिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के द्वारा एक फ्रेश पुश रखा गया है यहाँ पे कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 को अमेंड करना है और वैसे लोगों को रोकना है जो कि यहाँ पे एक से ज़्यादा सीट्स में वो इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं। तो दिनेश गोस्वामी कमेटी की रिपोर्ट है और साथ ही 170th यहाँ पे रिपोर्ट है लॉ कमीशन का इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर, जिसमें कि ये कहा गया है कि यहाँ पे एक से ज़्यादा सीट से जो है लोग यहाँ पे कंटेस्ट नहीं कर सकते। साथ ही रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के सेक्शन 33 का ये कहा गया है कि 1 कैंडिडेट कैन कंटेस्ट फ्रॉम मैक्सिमम ऑफ 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी। ओके, तो इसको भी यहाँ पे देखना है। एंटी डिफेक्शन लॉ काफ़ी न्यूज़ में है, इस बार भी क्वेश्चन पूछा ही गया था। देखिए पॉलिटिकल क्राइसिस जो है महाराष्ट्र में बहुत ही ज़्यादा है, तो डिस्क्वालीफाई किया जाता है MLA को, और जो भी यहाँ पे बात नहीं मानते हैं यानी कि इनके प्रोविज़न को नहीं यहाँ पे फॉलो करते। तो उसमें से एक प्रोविज़न है कि यहाँ पे आप देखो पार्टी के मेंबर है और वॉलंटरी अपने मन से अगर पार्टी छोड़ देते हो तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इसके लिए 10th स्केड्यूल है आउट ऑफ 12th स्केड्यूल एंड 56th अमेंडमेंट करके जो है एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया था, ठीक है। और यहाँ पे आप देखो कोई भी क्वेश्चन अगर अराइज होता है किसी भी MLA या MP को यहाँ पे डिस्क्वालीफाई करना है तो इसको डिसाइड किया जाता है उस हाउस के प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स के द्वारा। ग्राउंड ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन क्या है, तो मान लीजिए कि अगर मेंबर वोट्स कर रहे हैं या फिर अपने पार्टी के अकॉर्डिंग वोट नहीं कर रहे तो उनको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। और यहाँ पे आप देखो कि अगर नॉमिनेटेड मेंबर है, कोई नॉमिनेटेड मेंबर अगर पॉलिटिकल पार्टी को 6 महीने के अंदर ही अगर ज्वाइन कर लेते तो उनको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। अगर कोई इंडिपेंडेंट मेंबर है अगर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेते तो उनको भी डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। लेकिन एग्जेम्पशंस है, एग्जेम्पशंस क्या है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि कानून कहता है कि अगर कोई पार्टी दूसरे पार्टी के साथ मर्ज करना चाहते हैं तो एक पार्टी का अगर 2/3 लेजिस्लेटर जो है वो निकल कर अगर दूसरे पार्टी में चले जाते हैं तो वैसे में 2/3 लेजिस्लेटर को यहाँ पे डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। फर्स्ट पॉइंट।
सेकेंड है कि अगर पर्सन यहाँ पे स्पीकर ऑफ लोकसभा या चेयरमैन ऑफ राज्यसभा जैसे इलेक्ट हो गए तो वो यहाँ पे पार्टी से रिज़ाइन कर देंगे और दूसरे पार्टी को वो यहाँ पे जब पोस्ट छोड़ेंगे तो आराम से वो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड न्यूज़ भी है, स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस जस्टिस R.A. मेहता है, तो इनके द्वारा 2 जजेस ऑफ बेंच ऑफ एक्स कोर्ट के हैं, उनके द्वारा सुना गया और ये कहा गया कि गवर्नर नॉट टू एक्सेप्ट द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी कि असेंबली को डिसॉल्व करने के लिए यहाँ पे गवर्नर नहीं सुनेंगे। आर्टिकल 163 है जिसमें कि गवर्नर को ये कहा गया है कि अपने फंक्शंस एक्सरसाइज कर सकते हैं और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एड एंड एडवाइस के थ्रू वो यहाँ पे काम कर सकते हैं। नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट रिपोर्ट निकल कर आया है, ठीक है। तो इसमें ये देखने को मिला है कि ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी की क्या इफ़ेक्ट और कितनी डेप्थ है। तो ई गवर्नेंस जो है इट मीन्स कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके यहाँ पे जो है हर एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट का यहाँ पे काम करना और जो भी सिटीजन्स बिजनेस और अदर फॉर्म्स ऑफ यहाँ पे गवर्नमेंट है उनके साथ यहाँ पे काम करना है। तो 2021 के अगर हाईलाइट देखें तो ये कहा जा रहा है कि कंट्रीज़ की जो ई गवर्नेंस है वो इम्प्रूव हुई है, ई सर्विस डिलीवरी ऑनलाइन सर्विस डिलीवरी इंक्रीज़ हुई है, राइज हुआ है, यानी कि इंटीग्रेटेड और सेंट्रलाइज्ड पोर्टल्स हम लोग यूज़ किए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। ई सर्विस जो फाइनेंस और लोकल गवर्नेंस का है और यूटिलिटी सर्विस सेक्टर्स का है वो मोस्टली यहाँ पे यूज़ हो रहा है। सारे स्टेट और यूनियन टेरिटरीज, इवन केरल है जो कि इसमें हाईएस्ट ओवरऑल कंप्लाइंस स्कोर देखने को मिला है। नॉर्थ ईस्ट और हिल स्टेट में देखें तो मेघालय और नागालैंड है जो कि लीडिंग स्टेट है, और यूनियन टेरिटरीज़ में अगर हम लोग देखें तो जम्मू एंड कश्मीर है जो कि हाईएस्ट रैंक में है। रिकमेंडेशन क्या दिया गया है कि मैंडेटरी जो सेक्टर स्पेसिफिक सर्विस है वो मेनली यहाँ पे फोकस करेंगे सस्टेनेबल गोल को अटेन करने में। ओके, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जिसमें टोटल 17 गोल है, तो उस गोल के टारगेट को 2030 तक हमें अचीव करना है, तो मेनली फोकस उस पर दिया जाएगा। फाइन। सो गाइज दिस इज़ ऑल अबाउट पॉलिटी एंड गवर्नेंस। आई होप कि आपको ये लेसन काफ़ी हेल्पफुल लगे होंगे और न्यू इन्फॉर्मेशन आपके जो है वो नोट्स में ऐड ऑन हुए होंगे। काफ़ी आर्टिकल्स ये इंपॉर्टेंट थे और सारे ऐसे आर्टिकल्स हैं जिससे कि एक स्टेटमेंट से आपका क्वेश्चन बन सकता है। सो अगर आपको ये लेसन अच्छी लगती है और डेली बेसिस पे हमारे साथ वीज़न है इसकी मैगजीन को कंप्लीट करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। आज के लिए बस इतनी ही रखती हूँ, कल मिलती हूँ फिर, और जितने भी प्रीवियस जो भी आपका मंथ का लेसन बचा है उसे भी कंप्लीट किया जाएगा, कुछ भी आपका छूटेगा नहीं, इस चीज़ की गारंटी मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ कल इसी टाइम पे, तब तक के लिए थैंक यू।